अच्छा ओरेशन है सर। व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी तो इतना स्टेज फ्राइट होता था, जब पहली बार पिच करने के लिए इन्वेस्टर के आगे गए तो अगर इतना जबान साफ होता तो जो पहला फंड रेज हुआ था वो कहीं गुना ज़्यादा होता। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू शुड प्रैक्टिस दिस। बहुत फॉर्मल हो गया सेशन, तो आप लोगों के बीच से हूँ, बहुत टाइम इस बेंच पे बैठा हूँ, तो बहुत ज़्यादा ज्ञान जो है वो नहीं बांट सकते हैं, बट एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स जो हमने फेस की है, और आई एम वेरी श्योर दैट यू ऑल आर फेसिंग the similar kind of problem, and everyone in this entire ecosystem of startups and new businesses, new opportunities. The world is changing very fast. Change is the only constant law of nature, and the generation which was in 80s and 90s was changing in a decade. जो चीज़ 10 साल में बदलती थी अब वो 5 साल में बदलती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आज से 20 दिन पहले आई वॉज आस्किंग अ क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री विथ माई 7 years old चाइल्ड, बेटी है मेरी 7 साल की। उसको एक सवाल पूछा मैंने, तो उसको नहीं आता था, तो मैंने उसको एक लुक दिया बहुत बुरा सा, उनको ये भी नहीं आता है, तो उसने मुझे एक रिवर्स लुक दिया। अब बोली कि डोंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, आस्क एलेक्सा। और वो हिस्ट्री का सवाल था, वो जवाब आ गया, तो मुझे बोली फिर रिवर्स होकर कि ऐसा कुछ पूछो जिसमें ब्रेन अप्लाई करना पड़े, ये सवाल जवाब हिस्ट्री वाला मत किया करो मुझसे। तो जनरेशन ऐसे बदल रही है, तो इस बदलाव में जो है ना 3 चीज मैं बता रहा हूँ जो कि एक आदमी को काबिल बनाती थी जब हम बच्चे थे, और आज भी मोटा मोटा, बट चीजें बदली हैं काफी हद तक। काबिल कौन होता है आपके हिसाब से? काबिल की परिभाषा Those who have capability of changing. बट उसको काबिल मानती है समाज क्या? समाज किसको काबिल मानती है? जो राइज करते हैं, जिनके पास पैसा होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, जिनके पास पैसा होता है वो काबिल है। दूसरा एक पैरामीटर बताओ, हाईएस्ट ग्रेड। नॉलेज इज डिफरेंट, द हाईएस्ट ग्रेड, नंबर जिसको ज्यादा आता है, नंबर किसको ज्यादा आता है? जो ज्यादा रट सकता है ना। सो मेमोरी, अगर आपको नंबर्स ज्यादा हैं तो आप काबिल हैं। तीसरा अंग्रेजी, अंग्रेजी नो कम्युनिकेशन, अंग्रेजी, आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आप काबिल हैं। और इस 3 में से अगर 2 आपके पास है, अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं और पैसा है तो आप बहुत काबिल हैं। अंग्रेजी बोलते हैं और नंबर्स ज़्यादा हैं तो भी आप बहुत काबिल हैं। नंबर ज़्यादा है और पैसा ज़्यादा है तो भी आप बहुत काबिल हैं। तो सुपर काबिल वो है जिसके पास 3 में से 2 है, और काबिल वो है जिसके पास 1 भी है। ठीक है, आज से 5 साल पहले तक तो फॉर श्योर अंग्रेजी बोलने वाला कोई आदमी बेरोजगार नहीं हो सकता था। टेक्नोलॉजी ने ना सारी दुनिया बदल दी, लैंग्वेज का बैरियर हो गया है खत्म। मेरे पास एक ऐप है जिसमें इंग्लिश में बोलता हूँ और अपने जापानीज क्लाइंट से बात कर लेता हूँ। आप इंग्लिश में टाइप करते हैं, हिंदी लिखते हैं, हिंदी टाइप करते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं। सो लैंग्वेज का बैरियर खत्म हो गया है लाइफ से। अब अंग्रेजी बोलने वाला आदमी बहुत ज्ञानी है ऐसा हम लोग मानते भी नहीं है। ठीक है, आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए, वो अगर आप सीख लिए तो आप ठीक ठाक काम कर लेंगे। दूसरा जो ग्रेड्स वाला सिस्टम था वो भी खत्म हो रहा है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा है। मैंने अपनी बेटी का एग्जांपल दे दिया, वो कुछ नहीं रटती है, उससे संस्कृत में श्लोक पूछिए तो 150 श्लोक याद है उसको, तो वो याद करने में उसका इंटरेस्ट है, वो समझने में इंटरेस्ट है, एनालिटिकल चीज़ें सीखती है। जब मैं 7 साल का था मुझे कोई इमोशन नहीं पता था, मेरी बेटी को पता है एंगर क्या होता है, लव क्या होता है, अफेक्शन क्या होता है। लव और अफेक्शन में अंतर समझने में मुझे लगता है मैं ग्रेजुएट हुआ था तब जाके लव और अफेक्शन में अंतर समझ पाया था। उसको आज पता है, वो 7 साल की है। तो एजुकेशन सिस्टम इज चेंजिंग एंड देयर विल बी नो प्लेस, एब्सोल्युटली नो प्लेस फॉर मेमोरी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। पैसा कल भी इम्पोर्टेंट था, आज भी है।
तो सीखना है आपको पैसा कमाना और पैसा मैनेज करना, पहला। दूसरा, जो एनालिटिकल बिहेवियर है आपके अंदर का, वो आपको सीखना है। जो कैपेबिलिटीज की बात कर रही थी, वो सीखना है कि कैपेबिलिटीज कैसे बिल्ड करनी है और क्या बिल्ड करना है। आप फेसबुक खोलिए, इंस्टा खोलिए, कोई सा भी सोशल मीडिया दुनिया का खोल लीजिए, ज्ञान से भरा हुआ है। आज आप एक कोई कोर्स सर्च कर लीजिए, वैल्यूएशन इन स्टार्टअप कुछ सर्च कर लीजिए, अगले दिन फेसबुक खोलिएगा, उस पर आपको 10 कोर्स मिल जाएंगे। 51 रुपये से लेके 5000 रुपये तक का कोर्स आपको बिक रहा होगा हर जगह। ठीक है, आपको क्या उसमें से ग्रैब करना है, ये आपको सीखना है। नाउ कमिंग बैक टू कि एक अगर क्विक इंट्रोडक्शन हो जाए तो मेरा बात करने का लहजा बदलेगा, ताकि मैं समझूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। सो इफ यू कैन क्विकली स्टार्ट फ्रॉम यू। I am Prince Kumar Bharti and I belongs from Patna itself. What are you doing? That is important. Currently I am pursuing my PGDM from NSE. And any wishes for being an entrepreneur? So my name is Vikas and I am from Patna. And I am pursuing PhD from strategy the management. Yes, you are entrepreneurship. I am exploring. I am getting to know and to see. Good evening, sir. My name is Neeraj Ashok Tiwari. I am PGDM student. Apart from that, I have business in Pune. So yes, I am aspiring this entrepreneurship. Hello, sir. Good evening. My name is Kaushal. I am from second year, sir, and I am pursuing the PGDM, and I am placed in Bandhan Bank. Good evening, sir. My name is Sapna and I am from Darunga and now currently I am pursuing PhD in Engineering. Good evening, sir. My name is Arushi Kumari. I am from Gopalganj, Bihar. Currently, I am pursuing PGDM from Chandipur School. Entrepreneurship आप दोनों में से not thought of? Sir, not yet, but I think. My name is Anukul Sinha and for right now I'm pursuing PGDM. My name is Deepak Kumar. I am from Bhagalpur, Bihar. Currently, I am pursuing PGDM from CIMT, and currently I am not interested in startups and entrepreneurship. I am Shalini from CIMT and I am from Patna only. And as of now, I am not interested in startups. So I am Anushka Kumari from Nevada. Currently, I am a first year student in a PGDM course for NCIMT, and maybe one day I will become an entrepreneur, or I will be interested in entrepreneurship. Adil Jalan, first year student from CIMT, belong from Patna. Ayush Thakur from Chhapra, Bihar, and first year student of CIMT. Good evening, sir. My name is Jason. I am from CIMT, currently pursuing PGDM, and in initial stage I don't have any aspiration of becoming an entrepreneur, but I have an idea that after taking the experience in core company, after 2 years or 3 years, I have an idea about what to start or things like that. Good evening, sir. My name is Himanshu Munal. I am from Patna, Bihar. Now I am pursuing my PGDM from CIMT, first year. Yes, I am interested in a startup, but after I get placed, then after I will work on it. Good evening, sir. Myself Kumar Oshan. I am from Patna and from a PGP 1 student. I am interested in startups and I would love to work around it. Good evening, sir. My name is Shreya. Currently, I am pursuing PGDM from Chandipur Institute itself, and I am not planning for startups as of now. Good evening, sir. I am Shreya from PGDM 1 in CIMT, and currently I am on So my name is Richa Kamal and I am a PGP 1 student here. Currently I am exploring more about entrepreneurship. Good. चार लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, बाकी लोग नहीं करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ? Now coming to a very specific point, like how do you define entrepreneur or entrepreneurship? जो नहीं बनना चाहते हो वो बताओ, एंटरप्रेन्योर क्या, कौन है? Person who wants entrepreneurship is about to innovate some new ideas in the emerging trends of market. Anyone else? कौन होता है एंटरप्रेन्योर? बहुत लाइमलाइट मिलता है, बहुत फुटेज मिलता है एंटरप्रेन्योर को. A person who is capable to take risk.
Sir, entrepreneurs are those who find new way of solving the existing societal problems and earning profit or benefit from that as well. Good. और कोई बोलना चाहिए? Entrepreneurship is a lifestyle. It is not a profession. It is not a job. It is a lifestyle. And everybody has to aspire of being an entrepreneur. At least to develop an entrepreneurial mindset if you want to have a success in your life. 9 से 5 की नौकरी ना हर कोई करता है और नहीं भी करता है उसका भी पेट चलता है. दुनिया में सबसे आसान काम ना वो है जो आप लोग आज कर रहे हैं, पढ़ाई करना. जब कर रहे थे तो हमें भी बहुत मुश्किल लगता था. सबसे हाई सक्सेस रेट अगर किसी चीज़ का है तो वो पढ़ाई का है, जो हम लोग नहीं करना चाहते. आपके जितने दोस्त क्रिकेट खेलते थे उसमें से कितने लोग जो है रणजी में सेलेक्ट हुए या नेशनल्स में सेलेक्ट हुए? जो कबड्डी खेलते थे उसमें से कितने लोग गए? लेकिन अगर आपका बैच 30 लोगों का है तो कम से कम 20 लोग तो प्लेस हो जाएंगे अच्छे. 10 में से 5 जो है छोटा मोटा भी व्यवसाय कर ही लेगा और बचे हुए 5 जो है बहुत आगे निकल जाएंगे. सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट जो है ना वो इस क्लासरूम स्टडीज़ की ही होती है, जिसको छोड़ के हम हर चीज़ करना चाहते हैं. खेल कूद, सिंगिंग, डांसिंग, क्रिकेट, इश्क मोहब्बत सब करना चाहते हैं पढ़ाई छोड़ के. ठीक है, सबसे आसान काम यही है पढ़ाई, जिसमें आपको सक्सेस मिल सकता है. लेकिन सक्सेस जो है वो हमेशा इज अ फैक्टर ऑफ द हार्ड वर्क दैट यू डू multiplied with the mindset that you develop. And this mindset of finding out the correct problem statement and aspire to solve it is the mindset of an entrepreneur. आपने उससे बिजनेस बनाया कि नहीं बनाया वो अलग बात है. आपका नाम बदल जाएगा और आप बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हो जाएंगे एंटरप्रेन्योर की जगह. आजकल इंडस्ट्री में एक टर्म चलता है एम्प्लॉयप्रेन्योर, है ना, जो इनोवेट करता है. देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग. आपके क्लासरूम ट्यूटोरियल में भी जो है अगर आपको 10 प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें से एक प्रोफेसर ना कुछ ऐसा इनोवेटिव चीज लेके आता है तो उसका पढ़ाना आपको बहुत अच्छा लगता है. देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग. नाउ टू आइडेंटिफाई अ वेरी पर्टिनेंट प्रॉब्लम and giving the right problem statement, identifying the right problem statement is the first step, and then finding the solution towards it is the second step. Experimentation is the third step, and execute it in the market is the fourth step. और ये 4 मिला ले तो आप एंटरप्रेन्योर हो जाते हैं. तो जरूरी क्या है? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना या सॉल्यूशन खोजना? और उसके बाद आप जो सॉल्यूशन खोजते हैं उस सॉल्यूशन से हो जाती है मोहब्बत. जैसे किसी ने कोई ऐप बना लिया, एक्टिविटीज हुआ. आपने यूरेका सुना है? यूरेका वर्ड कहाँ से आया? कौन बोला था पहले यूरेका? साइंस से कोई नहीं पढ़ा है. Archimedes principle. बाथरूम से निकला था यूरेका चिल्लाते हुए. So whenever you find something new, you say यूरेका. तो जब आप कुछ नया खोज लेते हैं ना, मैथ्स का एक प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व कोई नहीं कर पा रहा है, कोई प्रॉब्लम जो है क्लासरूम में हुई और सब लोग एक आदमी की तरफ देख रहे हैं कि उसी के पास सॉल्यूशन होगा, and you found a solution. Every time you have an eureka moment. Now every time you have an eureka moment, you fall in love with the solution. And 90% of the startups in our country fail because they fall in love with this solution कि मेरा ऐप दुनिया में सबसे अच्छा है, मेरा टेक रोड मैप अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है. If you are falling in love with the solution that you have, आप किसी के साथ नेगोशिएशन में गए, ठीक है, सैलरी के नेगोशिएशन में गए, मम्मी पापा से कैरियर चॉइस के नेगोशिएशन में गए, शादी करना है, बाप के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं कि लव मैरिज करना है कि अरेंज मैरिज करना है. एनीथिंग दैट यू स्टार्ट नेगोशिएटिंग एंड यू हैव ओनली वन सॉल्यूशन, you will always fail yourself. You have to
बी इन लव विद द प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मेरा सॉल्यूशन बेस्ट है। मान के अगर किसी भी नेगोशिएशन में दुनिया में घुस रहे हैं तो आप अपने आप को फेल कर रहे हैं, ठीक है। अब कमिंग बैक टू ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग जो है वो अभी पढ़ रहे हैं और आपने ये सोचा नहीं है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है कि नहीं बनना है। और ग्लैमर बहुत है एंटरप्रेन्योरशिप में, मुझे बहुत अभी भी डिस्कम्फर्ट हो जाता है। सर इतने सीनियर हैं और सर उठ के दरवाजा खोल रहे थे मेरे लिए अंदर आने के लिए, मुझे बहुत शर्म लगता है। अभी भी हम इस कल्चर में नहीं पढ़े हैं। हम मेरी कंपनी का टर्नओवर जो है साल का 8 करोड़ रुपया होगा अभी, और मैं पटना में ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि साल का 800 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। उनको किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बुलाया गया, हमें बुलाया जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक आम बिजनेस से अलग है, इसलिए हमें वैल्यू मिलता है। ये अलग क्या है, ये अगर आप समझेंगे तो आपके एस्पिरेशंस आएंगे। ये अलग कोई बिजनेस एस्टैब्लिश कर देना ही नहीं है, ये अलग एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व कर देना है। आपके नजर में सबसे ज्यादा चर्चित स्टार्टअप कौन सा है आज के डेट में, जिसको आपने पढ़ा हो, सुना हो, यूज किया हो? ओला, राइट? जोमैटो, वेरी गुड। एक और एग्जांपल दे दो। अर्बन क्लैब। 3 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ओला का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था? ओला ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया? उसमें प्रॉब्लम क्या थी? गाड़ी तो मिल ही रही थी, आप किसी भी ट्रांसपोर्टर को फोन करते तो गाड़ी भेज देता था। We don't have a option that we book cab from anywhere at any time, but phone is having lot facilities from anywhere. We don't have access to location and GPS. So many safety features Ola was implement. हाँ, बट गूगल पे खोजते तो एक ट्रैवलर का नंबर मिल जाता, उसको फोन करते तो कोई मना थोड़ी करता है गाड़ी नहीं देंगे। गाड़ी तो मिल ही जाती थी पहले। ट्रैवल एजेंट्स होते थे ना पहले। Not for short distance. So, but they are available or not? That's not. Right, one point. Not for short distance. Live location and stuff that you get in Ola. Sorry. Live location tracking and stuff. With their like auto rickshaw driver, Negotiation. Second point. Price negotiation. Safety. Sir, time management. Fourth point. Now see, there is always a customer journey. Now we have reached out to the right point of discussion. For anything, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप आए, आपको एक फॉर्म दिया गया, आपने उसको फिलअप किया, फिर बोला अपना एक बायोडाटा लगाओ, उसमें भी वही डाटा है जो अभी फॉर्म में फिलअप किया। फिर बोला कि एक पीपीटी भी चाहिए जिसमें अपना हिस्ट्री लिखो, उसमें भी वही डेटा है। फिर बोला कि अब क्लासरूम ज्वाइन होगा, उसमें फॉर्म भरना है, उसमें भी वही डेटा है। फिर क्लासरूम खत्म करके अगले साल जा रहा है, उसमें भी वही डेटा है। हर चीज की एक जर्नी होती है। जब आप कैब बुक कर रहे होते हैं तो आपकी जर्नी है पहले कि आप गूगल पे जाएंगे, कुछ ट्रांसपोर्टर का नंबर खोजेंगे, फिर उस 4 ट्रांसपोर्टर में से सबको बारी बारी कॉल करेंगे कि भाई कंकरबाग में किसका सर्विस है। फिर वो बोलेगा मैं इतने पैसे में जाऊंगा, आप बोलेंगे नहीं इतने में चलोगे क्या, दूसरा वाला तो इतने में चल रहा है। तो आपकी जर्नी में 12 स्टेप थे, ठीक है। ओला ने उसको टेक्नोलॉजी यूज किया, बोला ऐप डाउनलोड करो, खोजो, ट्रांसपोर्टर खोजना मेरा काम, गाड़ी ना तो उसकी नहीं है, अलग अलग ट्रांसपोर्टर गाड़ी लगा रखे हैं, ट्रांसपोर्टर खोजना उसका काम। प्राइस ए से लो चाहे बी से लो चाहे सी से लो, सबके लिए कॉमन होगा। दिन में लोगे तो होगा, रात में लोगे तो होगा, है ना। मिल जाएगी वहां जहां तुमको चाहिए। वन वे का फेयर लगेगा, जाने आने दोनों का फेयर नहीं जोड़ूंगा। तो उसने क्या किया कि आपके जो जर्नी थी उसको शॉर्ट कर दिया। आप जो 12 काम करते थे उसको उसने 4 स्टेप में शॉर्ट कर दिया। ऐप डाउनलोड, ऐप के अंदर जाके लोकेशन डालना, सर्च करना, पेमेंट करना और बुकिंग हो गई, ठीक है। नाउ यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, एनी प्रॉब्लम, राइट फ्रॉम द कॉलेज टू फैमिली टू खाना खाना। आज आपके घर में मम्मी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? एक लेडी के लिए खाना क्या बनाना है। अगर कोई ये बोल दे कि भाई हम आपको जो है ना हिस्ट्री देंगे, एक स्टार्टअप आइडिया बोल रहा हूँ, अगर कोई ऐप ऐसा आ जाए जिसमें ये बता दे कि भाई आप वीक में कितना दिन बैगन का सब्जी खाए हैं,
आपके घर पे डिस्प्ले हो टीवी के ऊपर या कोई एलसीडी लगा रहे हैं, तो आपको मम्मी को बोलना नहीं पड़ेगा कि रोज रोज बैगन बना देते हो, मम्मी खुद नहीं बनाएगी, बोलेगी इस वीक में लगता है 4 दिन बना दिए, वो खुद नहीं बनाएगी। उसको सजेशन भी आ जाएगा कि अच्छा आज ना मटर का सब्जी बना सकते हो, इडली बनाए हुए आपको 14 सप्ताह हो गया है, ठीक है, ऑटोमेटिक सजेशन मम्मी के मोबाइल पे आने लगे, तो है ना एक नायाब आइडिया, उसका प्रोसेस शॉर्ट हो जाएगा ना कि हमको क्या बनाना है। आपके फ्रिज में कोई ऐसा डिवाइस लग जाए जो बता दे कि भाई इसमें जो है केला रखा हुआ है 3 दिन से, उसको आप निकाले नहीं है, घर में फल आता है पड़ा रह जाता है, कोई खाता नहीं है, जिस दिन सड़ता है उस दिन निकाल दिया जाता है उसको। हर घर की कहानी है। तो कोई अलर्ट हो सकता है क्या? नो, व्हेन यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मेरे पापा रोज हल्ला करते हैं घर में, फल लाते हैं आप हमको खिलाते नहीं है, मम्मी बोलती है आप मांगते नहीं है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? मम्मी देना नहीं चाहती है क्या? पापा खाना नहीं चाहते हैं, मम्मी देना नहीं चाहती है, सब लोगों को गजनी का बीमारी हो रखा है क्या प्रॉब्लम? क्यों और डीप जाओ, क्यों? यही है प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई करना है क्यों। इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होती है कि ब्रश करना तो नहीं भूलते हैं, फल खाना भूल जाते हैं, दवाई खाना भूल जाते हैं, क्यों? हैबिट फॉर्मेशन में नहीं घुसा है, इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। केला खाने से पेट नहीं भरता है ना, दैट इज एन एडिशनल थिंग। नाउ हाउ टू फिट दिस सॉल्यूशन इनटू आवर कल्चर कि फल खाना ही है। अगर मैं ये बोलना शुरू कर दूं कि रोज 1 सेब नहीं खाओगे तो महीने का 3000 का दवाई खाना पड़ेगा जब तुम 40 पार करोगे, तो अगर रोज उसके मोबाइल में ऐसा कुछ आने लगे, उसका हैबिट डेवलप हो जाए कि सुबह उठे ब्रश किए 1 सेब खाना है, तो शायद फल कंज्यूम होने लगेगा। आता अभी भी घर में है, कंज्यूम नहीं होता। Now you'll always have to find the right problem कि ये problem हो क्यों रहा है, and the moment you find the right problem statement, we usually try to make a reaction and we do not make a response. How many of you know here the cockroach theory of response? Anyone? Anyone in the room? नहीं पढ़े हैं? लंबी थ्योरी है, गूगल कर लीजिएगा। छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक होटल रूम में पार्टी चल रही थी, 40-45 लोग थे, एक कॉकरोच अंदर आ गया, खिड़की खुली हुई थी, अलाइट लोग थे, सब अंग्रेजी बोलने वाले। कॉकरोच आया, एक लेडी के हाथ पे बैठ गया, उसने खाना का प्लेट स्पिलेज हो गया। एंड देन एवरीवन स्टार्टेड शाउटिंग, आई विल शू दिस होटल। मैनेजर आया, माफी मांग रहा है, 4 वेटर आया, मैडम माफ कर दीजिए। तब तक वो फ्लाई उड़ के दूसरे के ऊपर गया, फिर वहाँ हल्ला चालू हो गया, फिर पूरे रूम में हल्ला ही हल्ला चालू हो गया, ठीक है। और जितने होटल मैनेजमेंट वाले लोग थे सब जो है सॉरी सर देखते हैं सर करते हैं, कुछ चल रहा था। बोला था कि उसको बुलाओ, फ्लाई कैचर को बुलाओ, तो यहाँ का खिड़की बंद करो, यही सारी चीज़ें चल रही हैं। उसमें से एक वेटर आया, धीरे से उस लेडी के पास गया, कॉकरोच को ऐसे पकड़ा, खिड़की के बाहर फेंका, खिड़की बंद कर दिया और उनका हल्ला शांत हो गया। Now he was the only person who made a response. Everyone else in the room was reaction. Now when we drive on the streets और भीड़ बहुत होती है, हॉकिंग बहुत होती है, तो हमारे मुंह से भाषाई हिंसा होती है ना, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग हम लोग करने लगते हैं। That is a reaction. It is not a response. घर में किसी ने आपको कुछ काम करने के लिए मना कर दिया, तो हम जो है अपना मोबाइल फेंक के मारते हैं। कितने लोगों ने तोड़ा मोबाइल? किस किस ने तोड़ा अपना आज तक? शाबाश, कुछ गर्म खून है यहाँ। That is a reaction, that is not a response. Now, first step is to identify a problem. Second step is to make a response to it. Problem identification तक भी ना कुछ लोग पहुंच जाते हैं, उसके बाद होता है तो मेरा क्या है।
वर्क कल्चर में, पढ़ाई में, सबको मतलब प्रॉब्लम समझ में आ जाता है। आप दुनिया का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आज सबको पता है कि मतलब मोदी को क्या करना चाहिए सबको पता है, हमको क्या करना चाहिए नहीं पता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना जो है फिर भी एक स्किल है जो इंडिया में बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या करना है ये हमें नहीं पता है। तो एटीट्यूड लाना आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ पहला स्टेप बढ़ा देंगे आप। एंड दिस एंटरप्रेन्योरशिप अगेन इज नॉट एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस, is a lifestyle that you will acquire for your own growth, right? Now coming to the third point, कि आप में से ज्यादातर लोग बिहार से हैं, ठीक है? और अब दुनिया ये कह रही है कि शहर सैचुरेट कर गया है। बैंगलोर, which is known as the Silicon Valley of the country, it's saturated. अब स्टार्टअप्स निकलेंगे मोतिहारी से, गया से, सीवान से, छपरा से, दरभंगा से। ऐसा क्यों? ये जागरण है, ऐसा क्यों हो रहा है? जोहो का नाम सुना है किसी ने? जोहो ईमेल सर्विसेज है, बहुत लोग यूज करते होंगे जोहो का ईमेल। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में उसका हेडक्वार्टर है, यूनिकॉर्न कंपनी, 1000 करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का। मेडिमिक्स साबुन का नाम सुना है आप लोगों ने? Yes. सुना है? यूज किया है किसी ने मेडिमिक्स? कहाँ बनता है पता है? फैक्ट्री का है, ऑफिस का है, हेड ऑफिस? स्टोरी पता है मेडिमिक्स की किसी को? नहीं? मेडिमिक्स गांव में बनता है, उसका हेड ऑफिस भी गांव में, तमिलनाडु अगेन। उस बंदे ने बोला कि शहर में लोग जाते ही गांव से हैं, तो इनको ना हैबिट लगाऊंगा गांव में ही साबुन मेडिमिक्स यूज करने का, ताकि ये होटल जाए तो खोजे मेडिमिक्स। तो 5 स्टार होटल में एक दिन मेडिमिक्स होगा। उसने एक लॉन्ग टर्म विजन बनाया। उसने ग्रामीण इलाके में एक छोटी सी साबुन की टिकिया लाई, इतनी छोटी सी, लाइफ बॉय का 1/4 हिस्सा, और उसको टॉयलेटरी सोप बना दिया और उसको बोला ये मेडिकेटेड है, लगाओगे तो घमौरी नहीं होगा, ठीक है? लोग मेडिमिक्स यूज करने लगे। फिर जब होटल पहुंचे वहां भी वो साबुन खोज रहा है, वो छोटे साइज का है, तो वहां भी उसको मेडिमिक्स की जरूरत पड़ी और मेडिमिक्स आ गई। आज सारे होटल्स में आप देखेंगे मेडिमिक्स रहता है। इट इज अगेन अ यूनिकॉर्न कंपनी। The first shampoo that you people remember is what? Clinic Plus? और मैं बहुत बूढ़ा भी इसका मतलब नहीं हूँ, मेरे लिए भी क्लिनिक प्लस ही था, ठीक है? क्लिनिक प्लस से पहले कोई ऐसा टाइम तुम लोग को याद है जब शैम्पू एग्जिस्ट नहीं करता था? नहीं, हाँ? नहीं एग्जिस्ट नहीं करता था, ऐसा टाइम तुम लोगों के लाइफ में रहा है क्या? नहीं। हमारे टाइम में वो लाइफ रहा, सर रिलेट कर पाएंगे। हमारे टाइम में वो लाइफ, मतलब लाइफ में वो टाइम आया था जब शैम्पू नई चीज थी मार्केट के लिए। हम लोग वही लाइफ वही माथा में भी लगाते थे, मुंह में भी लगाते थे और शरीर में भी लगाते थे। पहली बार जब गए अपने डैडी को बोलने के लिए कि शैम्पू लाना है घर में, बोले बेहुदा कहीं का, माथा में लगाने का साबुन अलग होगा, देह में लगाने का अलग होगा। पहली बार जब गए कि डिओड्रेंट खरीदना है तो चोरी से खरीद के लाए थे, देख लिए डैडी डिओड्रेंट तो गुस्सा गए। तो क्लिनिक प्लस अफोर्ड नहीं कर सकते थे डिब्बा खरीदना, तो 1 रुपए का शैशे में लेके आया वो, फिर सबने लगाया। फिर क्लिनिक प्लस जो है वो 100% मार्केट शेयर एक टाइम पे कंट्री का था क्लिनिक प्लस का। फिर क्लिनिक प्लस के बाद एक शैम्पू आई सनसिल्क। सनसिल्क ने बोला कि मैं लड़कियों का शैम्पू हूँ और मैं लंबे बाल खूबसूरत कर देता हूँ, स्टार्स खूबसूरत लड़कियां उसका ऐड कर रही थी। तो लड़कों का शैम्पू हो गया अलग, लड़कियों का शैम्पू हो गया अलग। फिर आया एक शैम्पू चिक, ऐड याद है किसी को? क्या ऐड था? वो रोड पे एक रेलिंग होता है स्टील का, उसमें बाल बांधती है और उसको खींचती है तो टूट जाता है, ठीक है? बाल नहीं, रेलिंग। तो लोग बोलते हैं मजबूत बालों के लिए चिक लगाओ। तो उसने फिर लड़कियों के बाल में लंबे बालों का मार्केट अलग स्नैच किया, ठीक है? फिर
ऐसे ही बहुत सारे शैम्पू है डव कि मैं बहुत मॉइस्चराइज करके रखूंगा, रूखे नहीं होंगे। तो सबने अपने कम्युनिकेशन के बेसिस पे अपना मार्केट शेयर अलग स्नैच करते चले गए। फिर एक बॉम्ब फूटा, हेड एंड शोल्डर आया, बोला मैं मेडिकेटेड हूँ और तुम्हारा डैंड्रफ निकाल दूंगा। तो वो लड़का भी लगाने लगा, लड़की भी लगाने लगी, है ना। फिर 2 प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता था, एक साबुन एक शैम्पू। फिर जो है उसी शैम्पू का थोड़ा सा कंपोजिशन चेंज करके बोला कि मैं फेस वॉश हूँ। तो आज आप अपने शरीर पे 5 प्रोडक्ट लगाते हैं अलग अलग, ठीक है। नाउ दिस इज कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमर के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना और उसको प्रोडक्ट में तब्दील कर देना। नाउ दिस विल हेल्प यू in understanding your day-to-day activities and why this example that I am giving you। मैं जब कोई भी टीवी सीरियल देखता हूँ तो मैं ऐड भी स्किप नहीं करता हूँ। हर समय आप अगर आप सीखने के मोड में आ गए तो हर समय कुछ सीखेंगे। वो कम्युनिकेशन जो मैं आज आपको समझा रहा हूँ ना, क्लिनिक प्लस, ऐसा नहीं है कि आप में से कोई ये बात नहीं जानता था, हर कोई जानता था। बट मार्केट कम्युनिकेशन का ये एग्जाम्पल आपने पहली बार सुना होगा। इस नजरिए से आपने इस मार्केट को पहली बार देखा। और जब आप लर्निंग में आ जाएंगे, आप अपने आप को लर्निंग कर्व में धकेल देंगे, तो आप रोजमर्रा के जीवन में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू कि बिहार क्यों, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव एंटरप्रेन्योरशिप इन बिहार। क्योंकि प्रॉब्लम यही है। टेलीमेडिसिन जानते हैं आप लोग? यस सर। क्या है सॉल्यूशन? टेलीमेडिसिन क्या होता है? सर अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ऑन कॉल ही आप पूछ सकते हैं डॉक्टर से अवेलेबल। क्यों ये टेलीमेडिसिन का प्रोजेक्ट आता है? सर बिकॉज़ इफ द डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर विलेज और एट अ पर्टिकुलर टाइम सर। विलेज, राइट? विलेज। टेलीमेडिसिन इजाद हुआ इसलिए क्योंकि गांवों में डॉक्टर नहीं है और वहां डॉक्टर पहुंच जाए, मरीजों को इलाज मिल जाए। सॉल्यूशन कहाँ के लिए बना? गांव के लिए। कहाँ पे बना? बैंगलोर में, न्यूयॉर्क में। उन्होंने कभी गांव देखा नहीं, ठीक है, वो बना रहे हैं सॉल्यूशन। इसलिए आज तक टेलीमेडिसिन का कोई प्रोजेक्ट भारतवर्ष में बहुत बड़ा नहीं हो पाया। लेकिन एक मोतिहारी से निकला हुआ लड़का जिसने अपनी माँ के इलाज के लिए 100 किलोमीटर बाइक चलाया है और देखा है कि एक डॉक्टर खोजना कितना मुश्किल होता है, वो जिस दिन टेलीमेडिसिन बनाएगा ना, बिहार की 2 कंपनी है, इनफैक्ट 3 कंपनी हो गई अभी, बिगो हेल्थ, जिफी हेल्थ केयर एंड बिगो हेल्थ, जिफी हेल्थ केयर, एक और कंपनी मेडिशला, दारू नहीं जानता। Now the 3 companies are doing digital clinics in समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, and they are doing wonderful। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, जो आपका होम ग्रोन होगा, वो बेटर बनेगा। तो आपको ये समझना है कि आपके प्रॉब्लम्स रोजमर्रा के जीवन में क्या हैं। प्रॉब्लम को लिखिए, आइडेंटिफाई करिए, समझिए और उस प्रॉब्लम से मोहब्बत करिए, सॉल्यूशन से नहीं करिए। सॉल्यूशन बदलते रहेगा, एक सॉल्यूशन फेल होगा दूसरा आएगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू माय पर्सनल जर्नी, दिस वाज ऑल टू इनिशिएट एंड डेवलप अ फीलिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन एवरीवन्स लाइफ। एंटरप्रेन्योर इज नॉट one other businessman. There is a wide gap between a business and a entrepreneurship, a startup. Startup क्या है? हमने जितना चीज डिस्कस किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, कस्टमर का जर्नी शॉर्ट करना, बेटर प्राइस पे डिलीवर कर देना और रैपिड स्केल करना। अगर आप एक नया प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको बिजनेस का रूप दे रहे हैं तो आप स्टार्टअप हैं। आपने जाके दूसरी दुकान खोल ली तो आप स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप भी दूसरी दुकान खुलता है, ऐसा नहीं है। पेटीएम एग्जिस्ट करता था, पेफोन आया, पेफोन एग्जिस्ट करता था, उसके बाद एक और ऐप आया, गूगल पे आया। तो मी टू बिजनेसेस भी एग्जिस्ट करते हैं स्टार्टअप में, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। लेकिन हर कोई पेटीएम के बाद आने वाला प्रोडक्ट कुछ बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन लेके आ रहा है।
और वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है कस्टमर के लिए? उसको जो 5 काम करने पड़ते हैं वो एक बार में कैसे सॉल्व हो जाए। जिस चीज पे वो 5 मिनट लगाता है वो 3 मिनट में कैसे हो, जिस चीज पे वो 1 रुपया लगाता है वो 50 पैसे में कैसे हो। ठीक है, सो व्हेन यू आर शॉर्टनिंग दिस, इससे अच्छा डेफिनेशन आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं। व्हाट इज वैल्यू प्रोपोजिशन? आपके पीजीडीएम के क्वेश्चन में भी आएगा वैल्यू डिलीवरी, वैल्यू प्रोपोजिशन, वैल्यू एडेड सर्विसेज। व्हाट आर दीज वैल्यू एडेड सर्विसेज? व्हेन यू आर शॉर्टनिंग द जर्नी ऑफ अ कंज्यूमर एट अ बेटर प्राइस पॉइंट, that is value delivery, nothing else. ठीक है? Now coming back to my journey, that how I became an entrepreneur. मेरा 12 साल का corporate working का experience है. I am by education a doctor, medical doctor specialized in pre-hospital care. हमारे पास कोई पेशेंट दिखाने नहीं आता है, हम लोग जाते हैं पेशेंट के पास, जब वो एक्सीडेंट करते हैं, इमरजेंसीज होती है तो जाते हैं, उनको घर में देखते हैं, रोड साइड से कार काटते हैं, पेशेंट उठाते हैं और हॉस्पिटल तक लेके आते हैं। दिस इज कॉल्ड प्री हॉस्पिटल केयर। इसमें बहुत सारी समस्याएं थी, आज भी एग्जिस्ट करती हैं। आपका आज ईश्वर ना करे आज अगर ये बिल्डिंग का छत गिर जाए तो हमारे पास यहाँ कोई ऐसा नंबर नहीं लिखा हुआ है, इस बिल्डिंग का कोई ऐसा इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान नहीं है कि पहला कॉल किसको होगा, कोई ऐसा बजर नहीं है जिसको दबाएंगे तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट फायर स्टेशन, नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट एम्बुलेंस आपके पास पहुंच जाए। सो व्हाट we'll do, one of the survival will run, will call the administrative head, the administrative head will call the ambulance, someone will find it on Google, someone will call police, and there will be a chaos. So to me it was always a problem to hear out कि हॉस्पिटल में कभी भी जाएंगे ना तो सबने देखा होगा या मूवीज में सुना होगा, डॉक्टर बोलते हैं थोड़ा पहले ले आते तो हम बचा लेते हैं। ये लाइन मैंने आज 10,000 बार सुनी होगी। तो मुझे ये चीज चोट करती थी कि थोड़ा पहले हो सकता है क्या। तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया, पढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा कि सिम्टम आइडेंटिफाई करना कि ये चेस्ट पेन ही है। जो लोग गाँवों से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, जिनके पेरेंट्स गाँव में रहे हैं, जो लोग खुद रहे हैं। आपकी दादी को जब चेस्ट पेन होता है ना तो उसको लोग बोलते हैं कि तुम कुछ खा ली होगी अटर पटर। उसका 1 दिन लग जाता है समझाने में कि नहीं उसको सही में दर्द हो रहा है। दूसरे दिन भी उसको गैस की दवाई खिलाई जाती है। तीसरे दिन वो बोलती है नहीं हमको बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो बोलते हैं ठीक है चलो डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर जाना है शहर में, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर शहर है, तो गाड़ी किसकी आएगी? गाँव में हर किसी के पास गाड़ी भी नहीं। आज तो फिर भी हो गई है, बट पड़ोसी से किसी से गाड़ी मांगना है, अब वो बाइक मांगेंगे तो वो भाव खाएगा। फिर किसी एक आदमी को जो कि जानता है कि शहर में अच्छा डॉक्टर कौन है उसको पकड़ना है कि भाई तुम भी चलो साथ में। फिर शहर जाएंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे डॉक्टर कौन है, फिर वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो 4 टेस्ट लिखेगा जो कि उसके यहाँ होता नहीं है। फिर वहां से कहीं और जाएंगे टेस्ट कराने, फिर वो रिपोर्ट टेक करके फिर डॉक्टर के पास आएंगे, फिर डॉक्टर के यहाँ नंबर लगेगा, फिर वो आपको देखेगा, फिर आपको घर आते आते रात हो जाएगी तो आप शहर में किसी के यहाँ रुकेंगे, है ना। और डॉक्टरों का चयन कैसे होता है कि किस डॉक्टर के पास जाना है? कभी कोई नहीं दिखा है डॉक्टर से? कौन करता है रिकमेंड? डॉक्टरों का चयन हमारे समाज में वैसे ही होता है जैसे एक भगवान का चयन होता है। आप उस इष्ट को पूजते हैं जिस इष्ट को आपके मम्मी पापा पूजते थे। उसी डॉक्टर के पास आप बचपन में जाते थे जहाँ मम्मी पापा जाते थे। आप उस मंदिर में माथा टिकाते हैं जहाँ भीड़ ज्यादा होती है। आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ भीड़ ज्यादा होती है। फिर भी बीमारी ठीक नहीं होती है तो आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ नेताजी के फोन से नंबर लगता है कठिनाई से। और आपका जो है समस्या ठीक नहीं होता है, मोहब्बत नहीं मिलती है तो क्या करते हैं? वैष्णो देवी जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं। बड़ी समस्या आती है तो दूर वाले भगवान के पास जाते हैं जहाँ पहुँचना कठिन है, शरीर को कष्ट होता है ना। सो डॉक्टरों का चयन भी ऐसे ही होता है, उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि डॉक्टर का एजुकेशन कैसे आइडेंटिफाई कर लें। इस डॉक्टर ने मेरा गॉल ब्लैडर का सर्जरी करना है तो मैं एक ऐसा डॉक्टर खोज लूँ जो कि 10,000 गॉल ब्लैडर सर्जरी कर चुका है, जिसका सर्जरी कॉस्ट जो है 20,000 के रेंज में हो जाए, जो कि पटना में ही हो। ऐसा कोई सर्विस ही नहीं है।
रात के 3 बजे आपका पड़ोस में डॉक्टर है, लेकिन रात के 3 बजे आपके मम्मी पापा को ब्लड प्रेशर का शिकायत हो गया, पसीना चल रहा है, छाती में धड़कन तेज हो गई, आपको लगता है पापा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो क्या बगल वाले का दरवाजा खटखटा पाएंगे? नहीं। कोई आपको मिल जाएगा जिससे कि आप बात कर सकें कि क्या करें? कोई डॉक्टर, कोई नर्स मिलेगा? नहीं। लेकिन आपको सिगरेट मिलेगी रात भर, खाना मिलेगा जोमेटो पे, बात करने के लिए साथी मिल जाएगा ऐप्स पे, है ना? लेकिन आपको एक नर्स नहीं मिलेगी जो आके आपका ब्लड प्रेशर चेक कर दे। तो ये कौंधती हुई समस्याएं थी जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि अगर 15 मिनट में पिज्जा मिल सकता है तो 15 मिनट में एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल सकता? अगर 15 मिनट के अंदर मैं एक दोस्त खोज सकता हूँ अपना अकेलापन मिटाने के लिए, तो 15 मिनट के अंदर मैं एक नर्स क्यों नहीं खोज सकता हूँ जो कि मेरे पिताजी का ब्लड प्रेशर चेक कर सके? इन समस्याओं के साथ जूझते हुए मैं काम कर रहा था। एंड देन आई फाउंड अ पर्सन जो कि टेक्नोलॉजी में मास्टर था। हम दोनों मिले और बहस चालू हुई। मैं बहुत ही प्रो बिहार हूँ, वो भी बिहारी लड़का था बट मलेशिया में था, एंड ही वर्क्स विद ऑल काइंड ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एआई बोल लो, रोबोटिक्स बोल लो। वो आया, बोलने लगा कि बिहार में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। मैं बोला दूर में बैठ के सबको अच्छा लगता है गाली देना, आओ करो और फेल करो, उसके बाद गाली दो तो समझ में आता है। तो वो भी था जिद्दी मेरी तरीके से, उसने बोला कि करते हैं। तो उसने जॉब रिजाइन किया, हम सितंबर में मिले थे, नवंबर में हमने रिजाइन कर दिया, 2019 की बात है। दोनों की तनख्वाह अच्छी खासी मोटी मोटी तनख्वाह थी, हमने रिजाइन कर दिया। घर वाले लोग बोले कि कुछ हो गया गड़बड़, बहुत काम कर रहा था, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। बट ठीक है, किया हमने और टेक डेवलप करना शुरू किया एंड केम अप विद द फर्स्ट एवर ओला मॉडल ऑफ एम्बुलेंस। बिहार के 38 जिलों में हमने एम्बुलेंसेज एग्रीगेट किए और उसी समय आ गया कोविड वेव 1, दुनिया का पहला लॉकडाउन। वर्ड भी नहीं सुना था लोग। पहला दिन हुआ, लोग सोचे कि एक ही दिन का है, फिर बोला एक सप्ताह होगा, फिर बोला अब थाली पीटो। तो लगा कि खत्म होगा, लेकिन वो हुआ नहीं, लंबा चल गया। तो हमने उसी बीच में जो है, जब सब लोग छिप रहे थे घर में, तो हम लोग स्टार्ट किए जर्नी और बिहार के 38 जिलों में घूमे, एम्बुलेंस ड्राइवर से बात किया और फिर जा करके उनको एग्रीगेट किया अपने साथ काम करने में। सबसे बड़ी समस्या क्या थी पता है? कैब्स का रेट पता है तुम लोगों को क्या होता है? कैसे डिफाइन होता है कैब का रेट? पर किलोमीटर बेसिस, है ना, डिस्टेंस बेसिस पे। एम्बुलेंस का रेट क्या होता है? एम्बुलेंस का प्राइस कैसे होता है? As per emergency. As per emergency, which we call time, emotion and opportunity based pricing. जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने हमें एक ही सेंटेंस बोला कि डॉक्टर साहब एम्बुलेंस का कोई रेट नहीं होता है, आवाज़ में जितनी घबराहट होती है उतना पैसा हम चार्ज करते हैं। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज टू ओवरकम। जिस आदमी को एक भाड़ा रात के 1 बजे उठाने का 5 किलोमीटर का 10,000 रुपया मिल सकता था, उसको हम बोल रहे थे कि तुमको 15 रुपये किलोमीटर चलना होगा। ठीक है, ये हमारे आगे सबसे बड़ी समस्या थी। सॉल्व किया हमने उस शहर का सबसे कमजोर एम्बुलेंस ड्राइवर जिसको कि एक भी भाड़ा नहीं मिल पाता था दिन का, उसको उठा के पहले एग्रीगेट किया, ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाया। एम्बुलेंस कहाँ लगती है? हॉस्पिटल पे। तो उसका बिजनेस कैसे डिपेंड करता है? उस हॉस्पिटल में होने वाले डिस्चार्जेस से। ठीक है, तो आप में से कितने लोगों के पास 4 व्हीलर है? काफी लोगों के पास है। तो आपने जब पहली बार आपको 4 व्हीलर का चाबी मिला होगा तो एक औरा में 1 महीना तक जिए होंगे आप लोग। गाड़ी आ गई मेरे पास, ठीक है, कितने की गाड़ी होगी? अमूमन 7 लाख से 15 लाख के बीच, है ना? तो 7 लाख रुपए का एक सामान आपके जीवन में 1 महीना औरा देता है, मतलब घमंड देता है। एक एम्बुलेंस की कीमत कितनी होती है? मिनिमम 15 लाख, मैक्सिमम 35 लाख। वो खरीद के वो एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो ड्राइवर ही रहता है, और उसके बाद उसका बिजनेस किस पे डिपेंड करता है? किसी भी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड की चरण वंदना पे, कि यहाँ से निकलने वाला डिस्चार्ज देना, उसको बाहर बैठ के खैनी खिलाता है, बीड़ी पिलाता है, क्योंकि उसका पूरा बिजनेस डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, which we call location dependent business।
कस्टमर का प्रॉब्लम ये है कि एम्बुलेंस जो है उसको टाइम से मिल नहीं पाती है। आप कोई सा भी हॉलीवुड मूवी देखो, 4 बार उस हॉलीवुड मूवी में बोलता है 911 911 कॉल 911, है ना। इंडियन मूवीज में क्या होता है, स्कूटी पे बैठाते हैं, बांधते हैं और लेके उठते हैं। हीरोइन का एक्सीडेंट होता है तो कंधे पे उठाते हैं और भागते हुए हॉस्पिटल जाते हैं। हीरोइज्म है बहुत ज्यादा इंडियन कल्चर के अंदर। सो वी हैव नॉट सीन इन आवर मूवीज कि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो एम्बुलेंस कॉल किया, वेट किया, एम्बुलेंस टाइम से आ गया। हमने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो स्कूटर पे बैठाया लेके भागे। हमने बहुत पुरानी एक मूवी अगर याद होगी, सर को याद होगी, उसमें दिलीप कुमार जो है वो एक कार रोकता है, वो बहुत फेमस सीन है। कार रोकता है, भाई रोको रोको, आधे घंटे चिल्लाता, उसका जो चित्कार था उसके लिए अवार्ड मिला था कि कितना अच्छा रोया है। तो हमने वही देखा, बड़े वैसे ही हुए और सिस्टम भी वैसे ही बिल्ड हुआ। सो आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ अफर्मेशन, जो आप सोचेंगे वो होगा। शाहरुख खान के फिल्म की डायलॉग है, कौन सी बताइए? कोई फिल्मी आदमी नहीं है यहाँ? आप जब किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है। दिस इज ओम शांति ओम, दिस इज अफर्मेशन। ठीक है, जब तुम सोच लोगे कि ये होगा तो वो होकर ही रहेगा। तो आपने सोचा ही यही कि एम्बुलेंस नहीं मिलेगी या जाएंगे तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलेंगे, तो वैसे ही होता है। तो हमने ये सोच बदलने का स्टेटस को चैलेंज किया। हमने बोला हम 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाएंगे। तो होता है, महीने का आज करीब 1000 ट्रांसपोर्टेशन बिहार में करते हैं और उसमें से 700 लोग ऐसे होते हैं जिनको इमरजेंसी साइट से हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल से हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से डायग्नोस्टिक मात्र 30% है। तो हम अमूमन 700 जान केवल बिहार में बचाते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो हम महीने का करीब 3000 ट्रांसपोर्टेशन अभी करते हैं। ठीक है, हमारा ज्योग्राफी आज बिहार, झारखंड, दिल्ली एनसीआर, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जयपुर, इतने एरिया में हम लोग फैल गए हैं। 3000 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज हमारे नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट जस्ट द एम्बुलेंस, it is way beyond ambulance. Ambulance is not just another medium of transportation. It also provides you en route care. It minimizes further injury to the patient. हर 4 पहिया गाड़ी एम्बुलेंस नहीं हो सकती है। आपके पास स्कॉर्पियो हो, टवेरा हो, एंडेवर हो, कोई सी भी महंगी गाड़ी हो, अगर आप एक फ्रैक्चर्ड पेशेंट को उठा करके डाल रहे हैं गाड़ी में तो आप उसको इंजरी बढ़ा रहे हैं। अगर सर्वाइकल इंजरी का पेशेंट को उठा के गाड़ी में डाल रहे हैं तो डालना और निकालना बहुत कठिन प्रक्रिया होती है, आप इंजरी बढ़ा रहे हैं। So ambulance is a specialized medical vehicle which minimizes further injury, provide en route care, and also suggest you the right hospital where to admit based on your symptoms. A patient with a stroke, LAQUA, will go to a hospital where there is no CT scan is a waste of time. A patient with chest pain, MI, heart attack, reaching to a hospital where there is no cardiologist is a waste of time. So how to identify the right hospital, how to inform the hospital prior to your reaching to the hospital so that the emergency rooms be better ready is what we do. And we are saving lives, and the larger mission is कि 2030 में कोई भी आदमी रोड पे दम नहीं तोड़ेगा। With this vision we started in 2023 में एंटर किए हैं और करीब 100 करोड़ की कंपनी आपके बिहार से बन के खड़ी हो गई है। तो दिस इज दी जर्नी दैट यू ऑल शुड एस्पायर टू। आप अपना बिजनेस करें, किसी और के बिजनेस में एम्प्लॉय होकर पैसा ले रहे हो, यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ फाइंडिंग द राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डू समथिंग इनोवेटिव, लर्न टू फाइंड अ सॉल्यूशन एंड लर्न टू एक्सेप्ट टू स्क्रैप द सॉल्यूशन एंड स्टार्ट अगेन. That is what all entrepreneurship is about. And once you have learned this art of identifying the problem, you will not only solve the larger problem of the world, you will also solve a major problem of your own lives. जिंदगी का कोई सा भी प्रॉब्लम हो, किताब कॉपी लेके बैठो और उस पर लिखो तुम्हारी समस्याएं क्या हैं। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको ये क्लैरिटी आएगी कि आपके प्रॉब्लम्स एक्चुअली हैं क्या। मैं बहुत लोगों को ये बात बोलता हूँ और आखिरी बात बोल रहा हूँ इस सेशन का, प्रॉब्लम्स आर लाइक एन इच। खुजली हुआ है किसी को कभी? पहले जब खुजलाते हैं ना तो थोड़ा दर्द होता है, फिर लगातार खुजलाते रहते हैं तो मजा आने लगता है, फिर वो खुजलाते ही रहते हैं।
प्रॉब्लम भी ऐसा ही है। पहले किसी को जाके बोलते हैं यार तुम समझ नहीं रहे मेरा ये प्रॉब्लम है, तो इरिटेशन होता है प्रॉब्लम बोलना शुरू करने में। फिर जब आप बोलने लगते हैं तो लेंथ में ब्रेड्थ में सामने वाला सुनते समझ गए, हम समझ गए, नहीं अब सुनो ना तुम और प्रॉब्लम है, फिर वो मजा आने लगता है प्रॉब्लम बोलने में। इस एटीट्यूड में मत पड़ो। एज अ स्टूडेंट मैं तुम लोगों को सबसे मेजर पीस ऑफ एडवाइस ये दे रहा हूँ, डोंट फॉल इन दिस ट्रैप ऑफ टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स। ऑलवेज राइट योर प्रॉब्लम्स। इफ यू विल पुट योर बॉडी ऑन टास्क, माइंड ऑन टास्क, योर प्रॉब्लम विल रिड्यूस। जो प्रॉब्लम तुम 1 घंटा बोल सकते हो ना, वो प्रॉब्लम तुम 5 पन्ने में लिख नहीं पाओगे। प्रॉब्लम तुम्हारा 1 पैरा में खत्म हो जाएगा, 3 लाइन में खत्म हो जाएगा। ट्राई करके देख लेना। तो इतनी बड़ी समस्या इतनी छोटी सी हो जाएगी इस छोटे से एक्सरसाइज से। कितना लोग प्रॉमिस करेगा कि अपना अपना लाइफ का एक प्रॉब्लम चेक करेगा ऐसे? हाँ, एवरीवन शुड ट्राई। एक प्रॉब्लम जो है डिसाइड करना कि मेरा ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, इसमें मैं 2 घंटा बोली हूँ किसी के आगे, और उसको आके किताब कॉपी में लिखना, मतलब 2 मिनट नहीं लिख पाओगे तुम लोग। तो पहले तो वही स्टार्ट हो गया। उसके बाद जब लिखोगे ना तो उसका सॉल्यूशन जो है डिजाइन होने लगेगा। आप लोगों ने फिशबोन पढ़ा होगा, सारे लोगों ने मैनेजमेंट में। फिशबोन एक डिसीजन मैट्रिक्स के अंदर आता है, यू फाइंड इट, और उसके साथ ना फिशबोन एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। लाइफ का मैं बोल रहा हूँ 90% प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? एनी क्वेश्चंस? बताओ बताओ, 2-4 सवाल पूछ लो यार, नहीं तो मुझे लगेगा भाषण देके गया मैंने तरीके तरह। There is any application of this There is a Hanuman Care app. Yes, sir. There is a WhatsApp bot with number. डिस्प्ले बोर्ड में लग जाएगा कल परसों तक, बात क्या होगा दूसरे से। So how does it work? How does it if I want to? So ये आप एक ऐप है हनुमान केयर, डाउनलोड करेंगे। वो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, देखो बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछ दिया। जब हमने ऐप बनाया ना, एम्बुलेंस जो है वंस इन अ लाइफ टाइम एक्टिविटी है किसी के लिए, ठीक है? तो लोग ऐप डाउनलोड तो कर रहे थे क्योंकि उस समय कोविड था। उसके बाद एंड्रॉयड में एक सिस्टम है कि अगर 90 डेज तक आप यूज नहीं करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को, तो एंड्रॉयड ही बोल देता है इसको निकालो। सो दिस इज द ऐप, ठीक है? इसके अंदर कुछ फैसिलिटीज हैं। एम्बुलेंस की फैसिलिटी यहाँ है, आप डालेंगे यहाँ पे एम्बुलेंसेज हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। ई रिक्शा पे भी हमने एम्बुलेंस डेवलप किया है गांव के इलाकों के लिए, और इस पे सभी वेरिएंट ऑफ एम्बुलेंस है। आप उसमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे, अपना लोकेशन डालेंगे, कंफर्म करेंगे, आपको एम्बुलेंस मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड बहुत लोग नहीं करते हैं, तो हमने एक कॉल सेंटर का नंबर दे दिया है। नंबर है 9264198199, 9264198199। कभी भी कॉल करेंगे तो आपको इमरजेंसी हेल्प, हॉस्पिटलाइजेशन, एम्बुलेंसेज वगैरह मिल जाएंगी। अभी एक व्हाट्सएप बॉट भी लॉन्च कर दिए हैं। एक नया नंबर रिलीज करेंगे मार्केट में 26 जनवरी को। उसमें आप ऐप नहीं डाउनलोड करेंगे, अपना हाई लिखेंगे, आपको पूछेगा व्हाट डू यू नीड, एम्बुलेंस, डॉक्टर, व्हाट काइंड, सेलेक्ट करते जाएंगे। वो पूरा ऑटोमेटेड इंजन है एंड यू कैन सिंपली सेंड योर लोकेशन एंड एम्बुलेंस विल रीच टू योर प्लेस। ठीक है? इसी ऐप के अंदर जो है एक दूसरी फैसिलिटी है जिसको कि हम लोग बोलते हैं होम नर्सिंग। होम नर्सिंग पे आप जाएंगे, इट इज अ मैच मेकिंग टिंडर काइंड ऑफ थिंग, wherein on one side there will be paramedics and on the other side there will be patients. So suppose you want to get inhalers लेते हैं ना अस्थमा के पेशेंट, उसकी ट्रेनिंग आपको चाहिए, तो आप नेबुलाइजेशन या इनहेलर ट्रेनिंग क्लिक करेंगे। इनहेलर ट्रेनिंग क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपके पिन कोड में कौन कौन पैरामेडिक है जो घर पे आके ये काम कर सकता है। So you can simply book, schedule it up, pay and someone will come at your doorstep. Right? तो ये मॉडल है। और इसी के साथ हम लोग ग्रो कर रहे हैं। और कोई सवाल? Right now, what are the things you are doing for awareness of your Hanuman app? Digital marketing, whole lot of digital marketing, landing pages, referral marketing, WhatsApp, bot applications. Entire world is going digital and we are also very focused on digital marketing. We do not put hoardings, we do not
go and do multiple camps, you just do digital marketing. The aim for the marketing team in Hanuman is to reach out to 10 million mobile phones in 1 year time. So we are coming up with a subscription model also, wherein you will pay 200 a year, and we will guarantee you that anytime you, your parents, your child, anyone needing a medical emergency support, one person will be there for you. At your home, at your hospital, you will get a patient advocate all the time. So that is the subscription economy that we are coming up with. So most of the time, population of rural, if I talk about the population of rural, so over there they are not digitally that sound. So here is आपका क्या like because 60 to 70% population live in पहला तो ये तुम जो बोल रहे हो ये सवाल कई बहुत कॉमनली पूछा जाता है, बट मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता हूँ कि मोबाइल नहीं है गाँव में. मोबाइल है, बहुत ज़्यादा है. आप इंस्टा पे जाके देखेंगे तो लोग दिख जाएंगे आपको. तो वॉल्यूम है, गूगल सर्च बताता है कि वॉल्यूम है गाँव में, बट फोन है सबका. लेकिन हाँ, तुम्हारा सवाल अब रेलिवेंस कहाँ है वो बता रहा हूँ. फ़ोन है लोगों के पास, लेकिन उसकी यूजेज जो है ना वो बहुत बेसिक चीज़ों के लिए ही करते हैं. वो एंड्रॉयड फ़ोन होने के बाद भी कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं. व्हाट्सएप आधे लोग अभी भी नहीं यूज़ करते हैं, और व्हाट्सएप बॉट यूज़ करना है और तो पता ही नहीं है. मेरे मोबाइल के अंदर अगर 300 फीचर्स होंगे तो मैं तो 20 से ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ. तो ऐसा होता है. बट डिजिटल रीच इज़ नॉट ओनली अबाउट एंड्रॉयड मोबाइल, राइट. डिजिटल रीच इज़ about using a digital platform, maybe in means of SMS, maybe by means of WhatsApp, maybe by means of your television. Now earlier पहले क्या होता था, टीवी एड रन करना बहुत कॉस्टली होता था. अब तुम टीवी में भी स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर सीरियल के अंदर 30 सेकंड का एड रन कर सकते हो. तुमको पूरा महीना का स्लॉट भी नहीं बुक करना है. तो डिजिटल मीडियम इज not only like social media. Digital medium is everything, right from your, now you can also send, आप लोगों को पता होगा Binge करके एक कंपनी है, आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर एड्स आते हैं जब आप नहीं खोलते हैं तभी भी. वो कंपनी यूनिकॉर्न हो गई. लोग नाम भी नहीं जानते हैं कंपनी का. 1000 करोड़ का टर्नओवर है, केवल आपके लॉक स्क्रीन पे वो मैसेज भेजने का एक सिस्टम बना दिया. आप खोलते हैं तो मैसेज गायब हो जाता है, बट जब लॉक स्क्रीन है तो उसके ऊपर मैसेजेस फ्लोट करते रहते हैं. So it is about TV ads, it is about mobile ads, it is about your ads running onto email campaigns, multiple segments हैं. और गाँव के लिए स्पेसिफिक क्या है ना कि गाँव में होता है ओपिनियन मेकर. जैसे मैंने बोला ना कि जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको एक आदमी पकड़ना पड़ेगा जो कि आपको ले जाए हॉस्पिटल. वो आदमी कम से कम जरूर मोबाइल यूज करता है. तो उस तक तो हमारा रीच बन ही रहा है. और कोई सवाल? चलो फीडबैक दे दो, कैसा लगा बात करके? इंस्पायरिंग. पक्का? तो प्रॉब्लम वाले एक्सरसाइज करेंगे ना सब लोग? Yes, sir. चलिए ओवर. Yes, sir.